अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीबास लेक्चर। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के बारे में। पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बहुत पहले वाला टेम्पलेट फ़ॉलो किया था, लेकिन अब की दफ़ा आपका टेम्पलेट टोटली चेंज हो गया है। तो अब की बार आप लोगों ने क्या करना है, कैसे बनाना है, एक बिल्कुल रोड मैप की तरह आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्रपोज़ल, तो ये चीज़ आपको एज़ इट इज़ ही रहने देनी है। उसके बाद यहाँ पे AI पावर्ड कोर्स रिकमेंडेशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की कन्फ्यूजन थी, मुझसे DM पूछ रहे थे कि यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ लिखनी है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी कि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ एग्जैक्ट नहीं लिखनी है। देखिए आप लोगों के प्रोजेक्ट का जो टाइटल नेम होगा, जैसे कि जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था इनोवेट IT जोन। अब वो क्योंकि एजुकेशनल था, कोर्सेज़ था, क्विज़ेस था, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिख दूँगी एजुकेशनल सिस्टम ऐसे करके। तो आप लोगों अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम या इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखेंगे। अगर आपके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट है जिससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप एक छोटी सी लाइन जो होती है कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। देन उसके बाद फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट प्रपोज़ल, ये जो आपको थर्ड लाइन नज़र आ रही है, इस थर्ड लाइन के ऊपर जो है वो आप अपने जो भी आपका टाइटल होगा प्रोजेक्ट का वो लिखेंगे। और उसके अलावा नीचे जो आपको नेम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है अपने मेंबर्स का नाम विद द रोल नंबर। आपके पास 2 मेंबर्स हैं, सिर्फ 2 तक लिखेंगे। 3 मेंबर्स हैं, 3 तक लिखेंगे। 4 मेंबर्स हैं, 4 तक लिखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एडवाइज़र का नाम लिखेंगे। आपको ये प्रोजेक्ट किसने एडवाइज़ किया, अगर आप खुद कर रहे हैं तो देन आप इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, आप नहीं लिखेंगे। नीचे आपको जो चीज़ लिखनी है, आपने फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखनी है वहाँ पर आपको अपने जो भी आपके कॉलेज का नेम है वो आप लिखेंगे, अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं देन वेल, अगर आप IT के स्टूडेंट हैं देन आप IT के नाम से ही लिखेंगे। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान ये एज इट इज़ रहने देना है, और किस ईयर में आप ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बना रहे हैं वो नीचे आपको ईयर लिख देना है। तो देन आप इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, आप नहीं लिखेंगे। नीचे आपको जो चीज़ लिखनी है, आपने फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखनी है वहाँ पर आपको अपने जो भी आपके कॉलेज का नेम है वो आप लिखेंगे, अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं देन वेल, अगर आप IT के स्टूडेंट हैं देन आप IT के नाम से ही लिखेंगे। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान ये एज इट इज़ रहने देना है, और किस ईयर में आप ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बना रहे हैं वो नीचे आपको ईयर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे चलें, तो इसमें आपके पास प्रोजेक्ट का टाइटल आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम जो आपने देना है वो। उसके बाद क्लियरली स्टेट द टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, आपने क्लियरली लिखना है कि आपके प्रोजेक्ट के टाइटल का मकसद क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इनोवेट IT जोन एक एजुकेशनल ऐप थी, एंड्रॉयड ऐप थी, वो मैंने इसका टाइटल दे दिया। तो आपने भी यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल होगा उसको आपने एक लाइन के अंदर जो है क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि ये लाइन, ये प्रोजेक्ट का टाइटल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रपोजल। अब ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। एक आपके पास एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जब आप बनाएंगे वहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, जिसमें जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा उस पैराग्राफ के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल जितनी भी समरी है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये चीज़ जो होती है ये आपने कैसे यूज़ होगा, क्या फीचर्स होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथडोलॉजीज़ हैं एंड एक्सपेक्टेड आउटकम जो भी हैं कि आपके प्रोजेक्ट से क्या आउटकम्स आएंगी, आप
ऐप बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, मेथडोलॉजीज़ आपने ये चीज़ चूज़ करके। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। हमारी जो ऐप है या वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हम लेकर आए हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये फीचर्स हैं। और फिर आपने मेथडोलॉजीज़ बतानी है कि हमने ये मेथड्स जो है, ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो है, इनका यूज़ करते हुए अपना जो है वो प्रोजेक्ट बनाया है, और इससे हमारी आउटकम जो है, यानी जो रिज़ल्ट होते हैं वो ये आएंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये भी आपने एक ही पेज की लिखनी है, हाफ पेज की लिखनी है, इससे ज़्यादा की नहीं लिखनी है। यानी इस तरह लिखनी है कि अगर कोई आपका प्रोजेक्ट का प्रपोजल देखेगा, अगर वो आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है आपके प्रोजेक्ट का, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल क्या चीज़ है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको एज इट इज़ ही रखना है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव, ये हर चीज़ आपने अपने पेज नंबर के लिहाज से ही रखनी है, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है ये मोस्टली 6 पेजेस का है, लेकिन आप जब प्रपोजल बनाते हैं तो आपका मोस्टली 10 to 12 पेजेस तक जो है वो आपका प्रपोजल बन जाता है, ठीक है। अब आगे आगे देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपने बैकग्राउंड लिखना होता है। यानी आपने बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है कि जी मेरे प्रोजेक्ट का नाम ये है, इसका पर्पस ये है, इसका आपने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, वो हम बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने क्लियरली बताना है कि देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या इश्यूज थे जो लोगों को फेस करने पड़ रहे थे, और इस वजह से जो है हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम्स और चैलेंजिंग द प्रोजेक्ट एम टू एड्रेस, व्हाट इज द अनमेट नीड और प्रॉब्लम द FIP इज एम टू सॉल्व, ठीक है। उसके बाद लिखा है हाउ सिग्निफिकेंट इज द प्रॉब्लम, क्वांटिफाई एज मच एज पॉसिबल। देखिए ये चीज़ आपको क्लियरली लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट में से। इसमें आपने क्लियरली डिफाइन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या एम है आपके प्रोजेक्ट को बनाने का, और इसके अलावा आपने नीड बतानी है कि कितने यूज़र्स इसको यूज़ करेंगे, किस नीड के अकॉर्डिंग। देखो जो भी आप अब अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की, तो जब भी कोई भी रियल लाइफ में कोई आता है, क्लाइंट आता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो वो आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लाइंट ही बनाते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सामने रखते हुए आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो क्लियरली प्रॉब्लम बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रोजेक्ट बना कर दो। तो इसके अंदर भी आपने यही चीज़ लिखनी है। प्रॉब्लम देखिए बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, आपके प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा स्टेक होल्डर एंड इंटरेस्ट आते हैं। अब इसके अंदर लिखा है लिस्ट द टाइप ऑफ कस्टमर हु वांट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब इसके अंदर आपके जितने भी कस्टमर जो सॉल्यूशन चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो चीज़ जो है बेसिकली यहाँ पर आ रही है कि कस्टमर की टाइप्स बतानी है, कौन कौन से कस्टमर इसको यूज़ करेंगे। अगर एजुकेशनल बना रहे हैं तो आप मोस्टली इसमें स्टूडेंट, टीचर, प्रोफेशनल्स, ये चीज़ें आप ऐड करेंगे कि ये लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर आप कोई चीज़ और बना रहे हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो देन उस लिहाज से आप अंदर बताएंगे कि कौन कौन से स्टेक होल्डर इसको यूज़ करेंगे। स्टेक होल्डर बेसिकली ऐसे पर्सनस को कहा जाता है जो आपके प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे या जो आपके प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं, ठीक है। और यूज़र का इंटरेस्ट किस चीज़ में, ये आपने लिखना है। मार्केट में इसका क्या रेट होगा, कैसे मार्केट में ये जाकर कितना फेम लेगा, ये चीज़ आपको अंदर इंक्लूड करनी होती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें आपने जो भी सिस्टम डिज़ाइन किया होता है, जो आपके फीचर्स होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं, वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखने होते हैं। देन उसके बाद स्कोप एंड लिमिटेशंस आती है आपके प्रोजेक्ट की कि कितने हद तक, कहाँ तक आपका स्कोप है, कितने लोग इसको यूज़ करेंगे, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं प्रोजेक्ट की, ये आपने अंदर चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू की। अब लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है
जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जिस टाइप का बना रहे हैं, उस टाइप के पहले कितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं, रियल लाइफ में कितनी चीज़ें इस तरह की इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये चीज़ें आपको अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है वो इंक्लूड करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू आपको लाजमी इंक्लूड करना है। एक लिटरेचर रिव्यू में यही होता है कि आप किस चीज़ से इम्प्रेस होकर, और आपको लगता है कि जैसे W3 स्कूल है, मैं उस चीज़ से इम्प्रेस हुई थी, और इसके अलावा गीक फॉर गीक वेबसाइट है, उन चीज़ों से मैं इम्प्रेस होकर मैंने अपनी ऐप डिज़ाइन की थी। मैंने वो फीचर डाले से जो उनके अंदर थे भी, और फिर मैंने उसके अंदर फर्दर वो चीज़ें डाली यूनिकनेस लाने के लिए जो उनके अंदर नहीं थे। मैंने थोड़ा गेमिफिकेशन टाइप का रखा। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपको वो वेबसाइट्स और ऐप्स जो हैं उनको लिखना पड़ेगा, उनको अंदर देखना पड़ेगा। आप उनके डिज़ाइन को देखें, उनके डिज़ाइन को देखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश करें। लेकिन मेन चीज़ जो याद रखनी है कि आपकी ऐप के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए जो उनके अंदर नहीं है। ठीक है, उनके अंदर मतलब वो यूनिक फीचर नहीं है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। ये होते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है गैप एनालिसिस। अब इसके अंदर आता है आइडेंटिफाई द गैप इन द करंट रिसर्च दैट प्रोजेक्ट एम टू फुलफिल। मतलब इसमें देखिए, ऐड प्रॉपर रेफरेंस यूजिंग द MS वर्ड टूल। इसमें यही आता है कि आपने कैसे एनालिसिस करनी है। आपने MS वर्ड के जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करते हुए जो है अपना प्रपोजल जो है वो रेडी करना है और रेफरेंस देना है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही हर चीज़ आपको खुद लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है FIDP ओवरव्यू होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपने ऊपर यहाँ पर टाइटल देना है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने रोल नंबर, नेम और सिग्नेचर्स बताने हैं। ठीक है, देखिए कितने आपके स्टूडेंट हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो आपके प्रोजेक्ट की टीम मेंबर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको वो चीज़ें इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपका गोल क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, वो गोल लिखना है। देन उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स अगेन आपने इसके अंदर लिखने हैं। उसके बाद आपका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एक टेम्पलेट जो है वो मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रोजेक्ट का, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा एजम्पशंस आपको लिखनी होती हैं। देन रिस्क एंड ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है कि कौन कौन से आपको रिस्क फेस कर सकते हैं। लाइक आपके, जैसे कि मैं अगर आपको कहूँगी कि आपके प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, तो ये एक होता है कि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपके प्रोजेक्ट में, आपकी ऐप या वेबसाइट को यूज़ करते हुए लोगों को रिस्क ही आएगा ना, जब इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा हो सकता है आपकी ऐप क्रैश कर जाए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। ये चीज़ें आपने रिस्क एंड ऑब्स्टेकल्स के अंदर लिखी हैं। ChatGPT का यूज़ करते हुए आप एक अच्छा प्रपोजल बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिखना अपने वर्डिंग में है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस आता है, यहाँ पर जो भी एड्रेस वगैरह होते हैं, एंड यूज़र्स हैं, आपके प्रोजेक्ट को कौन कौन यूज़र यूज़ करेंगे उनके बारे में लिखना है। प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र, इसके अलावा किस किस से आपने अप्रूव्ड करवाया है वो चीज़ों यहाँ पे आपने साइन वगैरह करवाने हैं और डेट लिख देनी है। देन उसके बाद टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ विद रीजनिंग, इसमें आपने क्या बताना होता है। देखिए, आपने कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं। अगर ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वेरिएंट यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आप जब अपने टूल को इंस्टॉल करेंगे ना, तब आपको वेरिएंट भी वहाँ पर दिख जाएगा, आप वो चीज़ें लिख लेंगे। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। जैसे आप जावा यूज़ कर रहे हैं, XML यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप PHP, लैरवल, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करेंगे वो आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। प्लस कौन से वेरिएंट है, रैशनल, मतलब इसका मतलब होता है कि क्या रीज़न है आपकी इसको यूज़ करने की, सारी चीज़ें आपने अंदर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा वर्क डिवीजन होता है आपने, यानी कि देखिए अगर आप 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर को आप कैसे काम डिवाइड करेंगे कि जो आपका लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो हर एक को जो लीडर होता है वही टास्क असाइन करता है। तो यहाँ पर वर्क डिवीजन में यही होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है आपने टीम मेंबर्स का, और यहाँ पे लिखा है रोल असाइनमेंट इन वर्क डिवीजन। इसका मतलब है कि आप उसको असाइनमेंट असाइन करते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम है, इतने टाइम तक मुझे ये काम करके दो, और हर मेंबर को अपने वो काम डिवाइड कर देना है। अब ये
एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि देखिए ये काम तो हम डिवाइड कर देंगे, ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन हम जो है उस काम को कंबाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप जो है वो गिट हब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी यूज़ करना है, कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद आपको सबसे पहले गिट के ऊपर अपने सब मेंबर्स में जो है वो अकाउंट बनाकर जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करनी है। अपने प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होगा उसको आपने उस पर अपलोड करना है। देन आपने कमिट्स करते जाना है, जितनी आपकी कमिट्स होंगी उतने आपके मार्क्स होने के चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा होंगे। तो आगे आगे फर्दर मैं आपको सिखाती जाऊँगी कि आपने ये काम कैसे करना है। उसके बाद रेफरेंस देना है। रेफरेंस ये है कि आपने जितनी रिसर्च की है अपने प्रोजेक्ट के लिए, कैसे आपने प्रपोजल लिखा है, कहाँ से आपने हेल्प ली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ रेफरेंस के तौर पे आप लास्ट पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट जो होती है उसका रेफरेंस देखेंगे। अगर किसी यूट्यूब की हेल्प लिया तो आप उस यूट्यूब के चैनल का लिंक डाल देंगे, साथ में उसको रेफरेंस के तौर पे लिख देंगे कि मैंने इस यूट्यूब चैनल से हेल्प लिया है, इस वीडियो से हेल्प लिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने रेफरेंस के अंदर इंक्लूड करनी होती है। बाय द वे ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी FYP का प्रपोजल